डिलाइट आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिलाइट आईएएस की तरफ से जो एनसीईआरटी बुक्स की समरी कोर्स चल रहा है, उसका यह पॉलिटी का क्लास 6 का यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकार के बारे में। आखिर सरकार है क्या? दोस्तों, कभी-कभार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे इस प्रकार की जो हेडलाइंस आती हैं कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई, प्याज की दर में उछाल आ गया तो सरकार ने प्याज के दाम तय कर दिए हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री पहुंचा दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो इस तरह की जो हेडलाइंस आती हैं, उनमें एक बात कॉमन है, एक शब्द कॉमन है, वह है सरकार। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर सरकार है क्या और सरकार किस तरह अपना काम करती है? सरकार के कौन-कौन से काम होते हैं? यदि मैं काम की बात करूं तो सरकार भौतिक अवसंरचना विकास का काम करती है, जैसे सड़क सड़क कहाँ बननी है, कितनी बननी है, कितने रुपए में बननी है और कौन बनाएगा इसको, इसका निर्णय कौन करेगी? सरकार करेगी। रेल हो गया, हवाई मार्ग हो गया, हवाई जहाज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें सरकार के अंडर में, उनसे रिलेटेड नियम, नीति और कानून सरकार बनाएगी। सामाजिक अवसंरचना की बात करूं तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सारी चीजों से संबंधित नीति और कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाती है। यदि मैं बात करूं देश की सुरक्षा और विदेशों से संबंधों की बात, तो इसके निर्णय भी सरकार ही करती है। और यदि भूकंप या ज्वालामुखी या और कोई अन्य बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस दौरान राहत कार्यक्रम भी सरकार द्वारा ही चलाए जाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे काम जो है सरकार द्वारा किए जाते हैं, विभिन्न तरह के काम किए जाते हैं। तो कभी आपके मन में यह प्रश्न आया कि सरकार बहुत सारे काम किस प्रकार करती है और कैसे करती है? साथ ही साथ ये सारे काम करने की शक्ति सरकार को किसने दी? किसने उन्हें यह अथॉरिटी दी कि सरकार ये सारे काम करेगी? यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके मन में आए हैं, तो आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे अपन। ठीक है? यदि मैं टेक्निकल परिभाषा की बात करूं कि आखिर सरकार है क्या, तो सरकार जो है एक संगठन है जो राजनीतिक इकाई का शासी प्राधिकरण है। राजनीतिक समाज में सत्तारूढ़ शक्ति और वह तंत्र है जिसके माध्यम से एक शासी निकाय कार्य करती है और अधिकारों का प्रयोग करती है। ये टेक्निकल परिभाषा हो गई। ठीक है, सामान्य भाषा में मैंने बताया कि अथॉरिटी जनता ने दी, जनता से अथॉरिटी मिलने के पश्चात सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया। तो इस तरह से सरकार काम करती है। अब हम बात करेंगे कि सरकार का जन्म कैसे हुआ, आखिर क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि सरकार का जन्म हुआ। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में और चलते हैं वैदिक काल की ओर। वैदिक काल में आप सभी को पता है कि लोग कबीलाई फॉर्म में रहते थे, कबीले के रूप में रहते थे। लोग ज्यादा इधर उधर भटकते रहते थे, मतलब यूं कहें कि खाना की खोज में लोग इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, स्थायी जीवन कहीं नहीं था उनका। अब आप लोग एक याद रखिए फॉर्मूला, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता क्या हुई? सरकार का जन्म हुआ। तो सरकार का जन्म तभी होगा क्योंकि सरकार की आत्मा होती है टैक्स। अब कबीलाई फॉर्म में लोग रह रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो टैक्स कहां से भरेंगे? इसीलिए वैदिक काल में किसी भी प्रकार से सरकार का जन्म नहीं हुआ। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक स्थायी जीवन दिखाई देता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का जन्म हो जाता है, लोहे की खोज हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर कृषि का विकास होता है। लोगों के पास जब खाने पीने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो गई, तब लोगों को क्या हुआ? एक सुरक्षा की भावना महसूस हुई, असुरक्षा की भावना महसूस हुई। असुरक्षा की भावना से सुरक्षा कौन कराएगा? तो फिर उन्होंने एक सरदार को चूज किया, मींस एक तरह से उनका हेड, और उस हेड को इन्होंने क्या दिया? एक तरह से राजस्व या टैक्स दिया, और टैक्स के बदले में जो उनका हेड होता था, उसने वादा किया कि वह उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठा रहा है। ठीक है, तो यहीं से फिर उत्तर वैदिक काल में एक तरह से लोगों का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ और यहीं से शुरुआत होती है छोटी सी सरकार की। एक तरह से
कुछ जनता है, उनका कोई एक प्रमुख है जिसे हम सरदार या उनका हेड कह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से एक छोटे से फॉर्म में सरकार का जन्म होता है। वहीं फिर ये जब आगे बढ़ता है और हम आगे बढ़ते हैं, तो यही जो है आगे बढ़ के क्या जन्म ले लेता है? किसका रूप ले लेता है ये? राजतंत्रात्मक व्यवस्था का रूप ले लेता है। यहाँ पर जो राजा होगा उसको देवनोम प्रियदर्शी, जैसे कि अशोक ने अपने आप को कहा था कि देवों का प्रिय है। चूँकि आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो एंशिएंट है, जो प्राचीन इतिहास है, वहाँ पर जैसे वर्तमान में हमारा संविधान ही सब कुछ है, उस समय धर्म ही सब कुछ था। मीन्स प्राचीन भारत में जो धर्म था, वही वहाँ का संविधान था। तो राजा अपने आप को भगवान से जोड़ के बताता है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और आप लोगों का राजा हूँ। तो इस तरह से वह जनता पर शासन करता था। और यहाँ पर जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था आगे-आगे ये धीरे-धीरे बढ़ के राजतंत्रात्मक व्यवस्था का रूप ले लेती है। ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से जो है सरकार का जन्म होता है। लेकिन अब हम बात करें सरकार के प्रकार की, तो वर्तमान में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार है। तो राजतंत्र तो मैंने समझ लिया अपन ने कि राजतंत्र क्या है? राजा है। राजा ही सारे डिसीजन लेगा और राजा की सहायता के लिए कुछ लोगों की एक तरह से समिति टाइप से होगी। उसके जो प्रिय लोग होंगे, उनकी सिफारिश पर राजा समस्त प्रकार के निर्णय और कार्य करता है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की यदि बात करूं, तो लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार को काम करने की जो अथॉरिटी हमने दी हुई है, मीन्स जनता ने दी है, वह जनता ने अथॉरिटी दे रखी है। लेकिन जनता ने अथॉरिटी किस तरह से दी है? जनता ने अथॉरिटी दी है चुनाव के माध्यम से। चुनाव में जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। प्रतिनिधियों को चुना है और यही प्रतिनिधि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार दो तरह से हो सकती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो वहां पर जनता ही सारी चीजें निर्णय लेती हैं जनमत संग्रह के माध्यम से, जैसे उदाहरण स्विट्जरलैंड है इसका। यदि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो जो मैंने अभी बताया, प्रतिनिधि सरकार के रूप में कार्य करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमारा भारत का उदाहरण है, वह जो है क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो गए दो प्रकार सरकार की, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा राजतंत्रीय सरकार। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार के स्तरों की। तो सरकार जो है तीन स्तर होते हैं सरकार के। एक होता है स्थानीय स्तर, जिसे हम पंचायती जो गांव में बोलते हैं, और शहरी क्षेत्र में क्या होता है? नगरीय निकाय, निगम जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज, और नगरीय क्षेत्र में हो गया नगरीय निकाय। ये हो गया स्थानीय स्तर की सरकार। राज्य स्तर की सरकार की यदि बात करूं तो जैसे पंजाब हो गया, पंजाब राज्य में या मध्य प्रदेश में या यूपी में, ये राज्यों में जो सरकार है वह क्या होगी? राज्य स्तर की सरकार। और एक जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होगी, जैसे किसी देश की जो संघ सरकार होगी, तो वो जो क्या हो जाएगी? एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो जाएगी। तो सरकार के तीन स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो इस तरह से हमने देखा कि सरकार क्या है, सरकार कौन-कौन से काम करती है, सरकार कैसे काम करती है, ये और देख लेते हैं। क्योंकि देखो सरकार को भौतिक अवसंरचना से लेके, सुरक्षा से लेके, विदेशी संबंधों तक, फॉरेन जो नीति होती है, विदेश नीति, उसको भी रूपरेखा बनानी होती है, वो सारे काम भी करने होते। तो इतने सारे काम केवल और केवल प्रतिनिधि अकेले मिलके नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार की सहायता के लिए एक होता है नौकरशाही तंत्र। नौकरशाही सरकार की सहायता के लिए जो है काम करती है, और जो आईएएस, आईपीएस लोग होते हैं, आईएफएस लोग होते हैं, ये सारे मिलकर सरकार की सहायता करते हैं, नीतियों का निर्माण भी करते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन भी करते हैं। तो इस तरह से सरकार कैसे काम करती है? सरकार को अथॉरिटी किसने दी? जनता ने दी है। जनता उन प्रतिनिधियों का चुनाव के समय वोट देगी, वोट दे के जो प्रतिनिधि जीतेंगे, वही मिलकर सरकार का निर्माण करेंगे, और इसे बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में प्रतिनिधि सरकार। ठीक है? ये हमारा एक समरी है यहाँ तक कि हमने सरकार के बारे में जाना, सरकार प्रकार के बारे में जाना, कितने प्रकार की होती है, सरकार के स्तर के बारे में जाना। अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण हैं। जैसे
इस चैप्टर में एक सफ्रेज मूवमेंट की बात होती है। सफ्रेज मूवमेंट जो रहा है दोस्तों, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किया गया आंदोलन था। दोस्तों, प्रारंभ में आप जैसे ऐतिहासिक कारणों में भी अपन देखते हैं कि महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीन लिया। फिर जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार जो है बहुत सालों तक महिलाओं और गरीबों के लिए नहीं था। वोट दे कौन दे सकता था उस समय? जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में संपत्ति होती थी, मीन्स पूंजीपति वर्ग, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो इसी के संदर्भ में एक गांधी जी का कोट भी आता है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है और जिसके पास चरित्र है, शिक्षा या संपत्ति नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। तो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, चाहे वह हम भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका में देखें और चाहे हम विद इन इंडिया में भी देखें। तो महिलाओं के द्वारा जो मताधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया गया यूरोप और अमेरिका में, उसे हम सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। हुआ क्या था, अब महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला, कैसे मिला? तो बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना दोस्तों, उस समय जो पुरुष वर्ग था वह सैनिक के फॉर्म में लड़ाई लड़ने चला गया। अब लड़ाई लड़ने चला गया तो कामकाज के लिए पुरुषों की संख्या कम हो गई और जब पुरुषों की संख्या कम हो गई तो महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपने का मौका मिला। और जब महिलाओं ने वो जिम्मेदारी जो पहले पुरुष संभाल रहे थे, वह जिम्मेदारी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जो कि संभाली, उससे पुरुष वर्ग की आंखें खुल गई कि महिलाएं तो बहुत बेहतर ढंग से यह जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, जो एक तरह से रूढ़िवादी प्रथा थी कि महिलाओं द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता। तो वो महिला ये काम करने में, प्रशासनिक काम करने में सक्षम नहीं है। तो ये जो है आंखें खुल जाती हैं और इसी लड़ाई के माध्यम से अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1920 में और कुछ समय बाद 1928 में इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। फिर इसके बाद इसमें पॉइंट है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्राय लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वहीं यदि बात करूं तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को भी कानून मानने होते हैं। केवल यह वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अच्छा, इसमें एक बात बताऊं, यदि सरकार ने कोई कानून बना दिया उस सरकार के कानून को माने ही ना कोई, मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने ही सरकार को यह अथॉरिटी दी है कि वह नियम विनियम बनाए। अगर वह नहीं मानेगा कोई भी व्यक्ति सरकार के कानूनों को, तो सरकार को यह अधिकार है कि जो व्यक्ति उसके कानून को नहीं मान रहा है तो उसको दंड दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं और यदि हम बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं और सरकार मीन्स सरकार के प्रतिनिधि ने यह देख लिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने देख लिया या पहचान लिया कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, उन्होंने देखा, तो उस स्थिति में यह अधिकार है उनको कि हमें वो दंड दे। सरकार ने कानून बनाया तो उसको मानना भी पड़ेगा। सरकार कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट हमने नोट्स के फॉर्म में आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा इस लेक्चर के लिए प्रश्न। प्रश्न ये है कि प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जो वोट करने का अधिकार है वह किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, मीन्स भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है। इसका ऑप्शन आपके लिए है, ऑप्शन ए 324 आर्टिकल है, बी ऑप्शन है आर्टिकल 325, सी ऑप्शन है आर्टिकल 326 या फिर डी ऑप्शन है आर्टिकल 327। जल्दी से आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ यदि चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डिलाइट आईएएस के नाम से, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।